नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बारिश के लगभग 4 महीनों के दौरान होने वाली बीमारी डेंगू का प्रकोप आजकल देखने को मिल रहा है। जुलाई से अक्टूबर के महीने में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं। बारिश के दिनों में पानी जमा होने से डेंगू का लार्वा पनपने लगता है। हालांकि ये लार्वा साफ पानी में ही पनपता है। ये बुखार एडीज मच्छर के काटने से होता है, इसलिए जो लोग साफ सुथरी जगहों पर रहते हैं उन्हें डेंगू का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो डेंगू के कहर को कम किया जा सकता है। वहीं अगर हम डेंगू से संक्रमित हों तो उस दशा में क्या ध्यान रखने की जरूरत है और कैसे इससे निजात पा सकते हैं। वहीं सबसे जरूरी ये भी है कि मरीज में डेंगू के लक्षण क्या हैं। अगर ये पता लग जाए तो फिर इसका इलाज पाना आसान हो जाता है। आज आपका डॉक्टर में इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर विजेंद्र सिंह, MBBS MD इंटरनल मेडिसिन रोहतक, और डॉक्टर दिनेश शर्मा MD पंचकर्मा आयुष विभाग चंडीगढ़। इन दोनों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर लगातार चलते रहेंगे। उन नंबर पर कॉल करके आप भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर चलेंगे। आपको भी अगर कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं, डेंगू के संभावनाएं नजर आती हैं, ऐसी आशंका दिखती है, तो आप डॉक्टर से बात करके पूछ सकते हैं कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, जांच के लिए जाना चाहिए, या फिर घर में रहकर आपको क्या क्या सावधानी रखने की जरूरत है। ये तमाम चीजें आप डॉक्टर से पूछें। लेकिन उससे पहले आपको एक बार कुछ सामान्य लक्षण होते हैं डेंगू के, वो ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। उन ग्राफिक्स पर एक बार नजर डालेंगे और आपको जो डॉक्टर्स से परामर्श लेने के बाद जो चीजें निकलकर सामने आती हैं वो ग्राफिक्स में दिखाते हैं आपको कि क्या इसके सामान्य लक्षण होते हैं। डेंगू के सामान्य लक्षण मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द महसूस होता है, इसका एक लक्षण है। ठंड लगने के साथ बुखार चढ़ता है। इसके अलावा जी मिचलाना, सिर दर्द और उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। आंखों में दर्द की परेशानी होना भी इसका एक सामान्य लक्षण माना जाता है। स्किन पर लाल चकत्ते होना इसका एक लक्षण बताया जाता है। और इसके अलावा मुंह का स्वाद खराब होने लगता है, खराब लगने लगता है। ये भी एक वजह है। डेंगू से बचने के उपाय: घर के आसपास पानी जमा न होने दें। बहुत अहम यही है कि पानी न खड़ा होने दें। पालतू जानवर के पानी का बर्तन आप साफ रखें जो घर में आप पानी पिलाते हैं। पानी की टंकी अच्छी तरह से ढककर रखें। पानी की टंकी को ढकना बेहद जरूरी है। पानी इकट्ठा हो वहां पर मिट्टी का तेल या पेट्रोल आप डाल दें। फ्रिज के नीचे रखी पानी की ट्रे रोजाना खाली करें। नियमित रूप से अपने कूलर की सफाई करें। ये कुछ बचने के उपाय हैं जिनको लेकर हम आपको बता रहे हैं। पानी के कंटेनर्स की भी नियमित तौर पर सफाई आप करते रहें। सोते समय मच्छरों से बचाव का तरीका जो आप अपनाते हैं वो बेहतर होना चाहिए। फुल स्लीव के कपड़े पहनने से भी डेंगू से बचाव होता है। शाम होते ही घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें ताकि मच्छर घर में एंटर ना हो। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इस वक्त पीक पर सीजन चल रहा है डेंगू का, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा बारिश भी हुई है और बारिश के चलते कई जगहों पर पानी जमा हो गया है। और उस पानी के जमा होने की वजह से डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। कई जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आती रही हैं। इन पर आज ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ फिलहाल डॉक्टर दिनेश शर्मा MD पंचकर्मा आयुष विभाग चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दिनेश, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद। डॉक्टर दिनेश जी, अब सवाल डेंगू के सामान्य लक्षण की बात हम करेंगे। कौन सी ऐसी चीजें जो किसी रोगी में हो गई हैं, उनसे ऐसी संभावनाएं, ऐसी आशंका लग रही है कि ये व्यक्ति डेंगू का मरीज हो सकता है, उस पर पहले आपसे जानना चाहेंगे कि और ये जो सीजन इस वक्त हम जिसमें हम चल रहे हैं, इस महीने को क्या डेंगू के लिहाज से बहुत क्रूशियल माना जाता है, इस पर भी आपसे मैं जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का और आपके न्यूज चैनल का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जी कि आपने ये लोग भलाई के लिए कार्यक्रम शुरू किया। देखिए, अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद के हिसाब से इसमें इसको दंडक ज्वर कहा गया है जी। तो इससे पहले ही जब आपने अपना कार्यक्रम शुरू किया तो इसमें पूर्व रूप और रूप, सिम्टम्स और प्री सिम्टम्स,
तकरीबन तकरीबन सारे आपने बता दिए। जी। जैसे कि इसको हड्डी तोड़ बुखार कहा गया है, हम्म। इसमें मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द होता है, हम्म। मुंह का स्वाद, मुंह में टेस्टलेस माउथ यू कैन से, हम्म। और ठंड लगने से बुखार चढ़ता है, जी। और हाई फीवर टेम्परेचर रहता है, एनरोक्सिया रहता है, इंडाइजेशन होता है, उल्टी आ सकती है। हम्म। तो ये सिम्टम हम जब भी देखें, और उसी समय डेंगू वायरोलॉजी के लिए तो चले ही जाएं आप, हम्म। क्योंकि इसके सिम्टम दूसरे बुखार के सिम्टम से भी मिलते हैं। हम्म। तो इसको आयुर्वेद की भाषा में दंडक ज्वर कहा गया है, हम्म। वात श्लेष्मिक ज्वर। हम्म। अब वात श्लेष्मिक ज्वर क्या है? हमारे 3 प्रकार के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। जी। तो वात के आगे 5 भेद हैं, पित्त के आगे 5 भेद हैं, कफ के आगे 5 भेद हैं, वो डिटेल में चला जाऊंगा मैं। हम्म। तो वात श्लेष्मिक ज्वर है, ये वात कफ प्रधान। हम्म। तो इसमें हमने इसी इसी की चिकित्सा करनी है। हम्म। जब ये कोविड काल आया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। हम्म। तो गाइडलाइंस में हमें एक वात श्लेष्मिक ज्वर का काढ़ा भी आपने सुना होगा, फिर गिलोय घनवटी भी आपने सुनी होगी, माँ सुदर्शन चूर्ण भी आपने सुना होगा। तो इसमें बेसिकली जो हमारा उपचार रहेगा, प्रतिरोधक क्षमता, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। किस तरीके से हम इम्यूनिटी को, रोग से लड़ने की ताकत को हम इन्हांस करें, इम्यूनिटी बूस्टर चीजें लें। जी। तो उसके हिसाब से हम अपना, हमारा जो प्रयोजन है आयुर्वेद का, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम हम्म। आतुर विकार प्रश्नम च, जी। स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना हम्म। और रोगी को रोग से मुक्ति दिलाना। हमें अपना शरीर इस तरीके से तैयार करना है, इस तरीके से बाहर के वायरस से, चाहे वो बैक्टीरियल है, चाहे वो वायरल है, हम्म। इस तरीके से तैयार करना है कि हमें रोग हो ही ना हो। हम्म। पहले तो हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे चलना है, जी। कि हमें ऐसे पथ्य पथ्य दोष के अनुसार से, ऋतुचर्या के अनुसार से, हमारी हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारा खान पान कैसा हो, हमारा आहार कैसा हो। हम्म। तो 3 स्तंभ वात पित्त कफ माने, 3 उपस्तंभ माने, सब पिलर, दैट इज हम्म। आहार निंद्रा ब्रह्मचर्य। जी। तो इन सबका जो समन्वय होगा, उस हिसाब से अगर हम ट्रीट करेंगे, हम्म। तो हम डेंगू पे विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ चीजें हैं जो आपने पहले ही बता चुके हैं, कि जी। स्किन पे लाल चकते होंगे, हम्म। आप अपना कूलर का पानी चेंज करें। और ये डे बाइटर है, फीमेल मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो से काटने से होता है। हम्म। तो इसमें टेस्ट के बाद ही हम पर, लेकिन जो सिम्टम आपने बताए 4-5, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई कमजोरी होगी, क्रैम्प्स आएंगे, तो भाई ये पेशेंट डेंगू का, तो भाई यू गो फॉर द टेस्ट। जी बिल्कुल। जी। इस चीज़ को अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, वो ध्यान में रखेगा, तो उसके लिए पहचान करना आसान भी होगा। और महत्वपूर्ण यही है कि किसी भी बीमारी की अगर समय रहते पहचान हो जाते, तो उससे बचना, उससे निजात पाना आसान हो जाता है। मेरे साथ डॉक्टर विजेंद्र इस वक्त वो भी जुड़ चुके हैं, MBBS MD इंटरनल मेडिसिन, रोहतक से मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। डॉक्टर विजेंद्र जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि डेंगू के लक्षण तो डॉक्टर ने हमें बताए, दिनेश जी ने बताया, लेकिन अब ये दूसरे बुखार से अलग कैसे है? दूसरे बुखार में और इस बुखार में क्या फ़र्क दिखता है, या फिर कुछ समानताएं ऐसी होती हैं जिसको सिर्फ जांच के बाद ही पहचाना जा सकता है? देखिए, मोटे तौर पे इस टाइम पे, जो इस सीजन में जो फीवर आता है, चाहे वो वायरल दूसरा है, चाहे वो डेंगू वायरल है, चाहे वो मलेरिया है, चाहे वो टाइफाइड है, ज्यादातर फीवर के सिम्टम्स आम आदमी इसको देख के नहीं बता पाएगा कि ये फीवर कौन सा है। और इवन साधारण आदमी की बात ना करके मैं डॉक्टर की बात करूं, हम्म। जी। ये पूरा चलिए, संपर्क उनसे थोड़ा बाधित हो रहा है। तब तक डॉक्टर दिनेश जी से मैं जान लेता हूँ। डॉक्टर दिनेश, जैसे डॉक्टर विजेंद्र जी बात कर रहे हैं कि बहुत कॉमन सा हो जाता है, इस मौसम में कोई बुखार आता है तो उसमें पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो सबसे अहम क्या ये माना जाए कि अगर कोई ऐसे चीज़ें, ऐसे लक्षण कुछ भी एक आध दिख रहे हैं, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, और अपनी डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही जांच करवानी चाहिए, अपनी मर्जी से कोई जांच ना कराएं? देखिए, एक तो ये बहुत ही, इसमें तो एक लेमैन भी सकता है, सेल्फ मेडिकेशन दैट इज टोटली कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस। जी। आप आउट ऑफ बॉक्स ना जाएं। और अगर आपको लगता है कि फीवर है, और जो ये मैंने हड्डी तोड़ बुखार है, इसमें कमजोरी आएगी, क्रैम्प्स होंगे, इंडाइजेशन होगा, चकते होंगे, तो आप डॉक्टर के पास जाके पहले तो डेंगू वायरोलॉजी करवा ही लें, ऑथेंटिक टेस्ट करवा लें।
उसमें सीबीसी हो गया, आपका एएसआर हो गया, उसके बाद आपके प्लेटलेट काउंट्स हो गए। जब वो हमारे पास रिपोर्ट आएगी, लक्षण से हमें पूर्ण रूप से अंदेशा हो जाएगा कि भी हाँ डेंगू फीवर है, पर लेकिन ऑथेंटिक टेस्ट होने के बाद ही हम ट्रीटमेंट जो है, बेसिकली देखिए ये बड़ा सिंपल सा है, चाहे वो आयुर्वेदिक पैथी है, चाहे वो एलोपैथिक पैथी है, दोनों पैथियों के कोऑर्डिनेशन से ही पेशेंट को ट्रीट करना। और यही हमारा आयुर्वेद का लक्षण है कि मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष हो। अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट को गिलोय सत्व से या गिलोय का काढ़ा पीने से या दशमूल क्वाथ से या हमें काढ़ा बना के, तुलसी हो चाहे काली मिर्च हो चाहे सौंठ हो, उसको पेशेंट को डेंगू के बाद उपचार, पहले तो हमें एक बार डायग्नोज करना कि डेंगू है कि नहीं है पेशेंट को। अगर डेंगू पेशेंट को है तो उस हिसाब से हम उसकी चिकित्सा, चाहे वो एक दोष प्रधान हो, चाहे वो आहार से हो, चाहे वो लंघन से हो, चाहे किसी भी चीज से हो, तो पहले हमें डायग्नोज ये करना पड़ेगा कि पेशेंट डेंगू, क्योंकि ये जो बुखार है ये सामान्य बुखार में भी इसमें सिम्टम होंगे, चाहे वो वायरल फीवर है और डेंगू में भी होंगे जी। तो इसमें हमें डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट तो हमें करवाना अनिवार्य है। बिल्कुल, जांच जी। करानी बेहद ज़रूरी है ऐसी स्थिति में, और जांच कराएंगे तो आपको पता भी लग पाएगा। दर्शक मेरे साथ हैं नरेश हरियाणा से। नरेश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, बोलिए। सब्जी मेरे को जी घबराहट सी रहती है जी। ठीक है। तो मतलब इसके साथ साथ कि मेरे को भी थायराइड भी है जी, और जी थायराइड भी है, ठीक है। दौरे भी पड़ते हैं जी। ठीक है। हाँ जी। नरेश को थायराइड भी है, दौरे भी पड़ते हैं, और जी मचलाने की भी शायद बात करें नरेश जी। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूँगा। नरेश को किस तरीके की दिक्कत है? कि अगर आपको थायराइड है और दौरे भी पड़ते हैं तो आपको इसकी रेगुलर मेडिसिन लेनी चाहिए। और इस अगर मेडिसिन लेते लेते अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं या आपको थायराइड का पूरा कंट्रोल नहीं दिखता है, या फिर आपको कोई दौरे से रिलेटेड कोई भी आपको इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है शरीर में, तो आप फिर जो भी आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे आप संपर्क करें, ताकि वो आपकी जो मेडिसिन है उनमें कुछ चेंजेस कर सकें। चलिए, शुक्रिया नरेश हमसे बातचीत के लिए। डॉक्टर दिनेश जी, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि जो दिक्कत नरेश हमें बता रहे थे, ये किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है और इनका आयुर्वेद में क्या समाधान होता है? देखिए, जहाँ तक मुझे एक्चुअली साफ साफ सुनाई नहीं दिया, ये हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं शायद। T3, T4, TSH आप टेस्ट करवा लिए तो इसमें हमारे ये बेसिक धातु अग्निमांद है, इसमें हमें बेस लेना पड़ेगा अग्नि को, क्योंकि उसके जो लक्षण होंगे या पूर्व रूप होंगे या कंप्लीट सिम्टम होंगे, उसमें वेट बढ़ेगा पेशेंट का, और उसके बाद उसका इंडाइजेशन होगा, भूख कम लगेगी, और इवन के वो पेशेंट लंघन पे भी जाएगा, डाइटिंग भी करेगा तो उसका वेट बढ़ता रहेगा। तो इसको धातु अग्नि मान रहे हैं। अब धातु जो है, धातुओं का पोषण, धातु पोषक हमें दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। जैसे हमारे आयुर्वेद में 7 तरह की धातु है, रस है, रस से रक्त बनता है, मांस है, मेद है, मज्जा है, अस्थि है, शुक्र है। तो मेद धातु जो है इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो इसमें हमें धातु का पोषण करना है कि पौष्टिक आहार उसको देना है, और उसी से इसकी प्रक्रिया होगी, और उसके साथ में एसोसिएटेड सिम्टम भी होंगे, कुछ और चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद ही एक उससे हमारे जो आयुर्वेद की चिकित्सा है वो त्रिविध चिकित्सा भी उसमें कई बार हमें अपनानी पड़ती है। दर्शन, स्पर्शन, प्रशन, उसको देखना भी पड़ेगा, उसको पूछना भी पड़ेगा, उसको टच भी करना पड़ेगा। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। तो इसमें हमने अग्नि बेस लग के उसकी धातु पौष्टिक चिकित्सा करनी। चलिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी है। डॉक्टर विजेंद्र सिंह, अब आपसे मैं जो डेंगू के उपचार की बात करना चाहूँगा। डेंगू अगर किसी को हो गया है, जांच में सामने आ भी गया है, स्थिति इसमें भी अलग अलग होती है। शुरुआती स्टेज में ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, उसके बाद धीरे धीरे कंडीशन ख़राब होती चली जाती है। अब पहली दफ़ा किसी को पता लग गया तो ज़्यादातर रोगी तो अपने घर में भी डॉक्टर से सलाह लेकर ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको अपने बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल भी होना पड़ता है। तो इस स्टेज बाय स्टेज आप एक बार विस्तार से बताएं दर्शकों को कि किन किन स्टेजेस में क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अगर किसी को फीवर है तो हमें उस फीवर को जांच करके ये पता लगाना जरूरी है कि ये फीवर डेंगू का है, मलेरिया का है, या कोई
कोई दूसरा वायरल फीवर है या कोई टाइफाइड होने के चांसेस हैं, तो सबसे पहले आजकल लैब टेस्टिंग इतनी अच्छी आ गई है जिसमें कि हम पहले ही दिन ये बता सकते हैं कि ये फीवर डेंगू का है या डेंगू का फीवर नहीं है, जिसमें कि हम NS1 एंटीजन करवाते हैं जो कि फीवर के 5 दिन के अंदर पॉजिटिव आता है। अगर 5 दिन से ज्यादा का फीवर है तो उसमें हम IgM एंटीबॉडी करवाते हैं डेंगू के लिए। अगर ये आपका पॉजिटिव है तो उसमें आपका ये पता लग जाता है कि आपका फीवर जो है ये डेंगू का फीवर है। कई बार ऐसा होता है कि डेंगू फीवर के साथ साथ कई लोगों को दूसरा भी इन्फेक्शन होता है जिसमें कि मलेरिया भी हो सकता है, कई बार उनको टाइफाइड भी होता है, कई बार स्क्रब टाइफस और कुछ और अन्य इन्फेक्शन है जो कि टाइफाइड के साथ डेंगू के साथ होते हैं। सबसे पहले तो हमें उसको डायग्नोज करना है कि ये सिर्फ एक डेंगू फीवर है कि साथ में कोई दूसरा इन्फेक्शन भी है। और आजकल जो कि एक ज्यादातर पेशेंट्स टाइफाइड का एक टेस्ट लेके आते हैं जिसमें कि विडाल होता है या फिर टाइफिडोड होता है, जो कि आमतौर पर बुखार के दूसरे हफ्ते में होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो पेशेंट हैं उसको फीवर के 1-2 दिन के अंदर ही करवा के ले आते हैं और वो कई सारे इन्फेक्शंस में फॉल्स पॉजिटिव आता है। तो उसको ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये टाइफाइड का फीवर है, लेकिन वो टाइफाइड फीवर होता नहीं है, वो कोई दूसरा फीवर होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि जो फीवर है वो डेंगू का फीवर है। जी, दूसरा, बिल्कुल। डेंगू के फीवर में क्या होता है कि शुरुआती 5 दिन में पेशेंट्स को फीवर होता है। फीवर के साथ साथ उसको बॉडी एक, हेडेक, वॉमिटिंग, कई लोगों को डायरिया, इस तरह के सिम्टम देखने में मिलते हैं। अगर जी। पेशेंट को सिर्फ फीवर है, ज्यादा उल्टी, दस्त या फिर कोई डिहाइड्रेशन का साइन नहीं है, तो ऐसे पेशेंट अपना ट्रीटमेंट घर पे भी कर सकते हैं जिसमें कि पैरासीटामोल लेके और खूब सारा फ्लूइड लें, जिससे कि टाइम के साथ साथ तो ये फीवर अपना ठीक हो जाता है। और इसमें 5 दिन के बाद यूजुअली प्लेटलेट्स गिरनी स्टार्ट होती हैं आमतौर पर, जी। जिसमें कि आपको बाद में प्लेटलेट्स का ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर पेशेंट्स को ज्यादा उल्टी है, पेट में दर्द है या काफी वीकनेस फील होती है, तो ऐसे में उसे पास के जो भी कोई हॉस्पिटल है जाके वो फ्लूइड्स ले सकते हैं। IV फ्लूइड्स की कई बार जरूरत पड़ती है, जिसमें कई बार उल्टी की दवाई की जरूरत पड़ जाती है। तो इसमें मेन जो हमें ध्यान रखना है वो यही है कि डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए पेशेंट की, जी, ठीक है। क्योंकि जो ज्यादा जो नुकसान करती है डेंगू फीवर में वो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का जैसे आपने जिक्र किया, तो उसमें आपने खाने पीने को लेकर बातें बताई हैं। क्या क्या चीज़ें इंटेक कर सकता है कोई पेशेंट जिसको डेंगू हो गया है? पीने की चीज़ों की बात मैं करूं तो आमतौर पर दूध है, जूसेस हैं, इनमें से क्या चीज़ प्रेफर आप करना चाहेंगे और किस किस तरीके के लिक्विड ले सकते हैं? देखिए, जो शुगर के मरीज उनको जूसेस अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उनमें ठीक है। मीठा बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा पेशेंट दूसरी कोई भी फ्लूइड्स ले सकता है अगर पेशेंट को शुगर नहीं है तो, इसमें कि वो लस्सी ले सकता है जो कि आमतौर पर हर घर में मिल जाती है। लस्सी सब मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा एक जी। फ्लूइड्स तरल पदार्थ है जिसको कि हर घर में जो मिल जाता है, जो कि इजिली अपना पेशेंट अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा आप शिकंजी ले सकते हैं, जूसेस भी ले सकते हैं और आप नारियल पानी ले सकते हैं। जी। तो ऐसा भी कोई जो भी तरल पदार्थ आपके घर में अवेलेबल है वो आप उसका सेवन कर सकते हैं। और कुछ भी अगर नहीं है तो आप सिंपल पानी ही बार बार पी सकते हैं जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपके पास लौटूंगा तो एक सवाल और महत्वपूर्ण आपसे कि इसमें अक्सर कहा जाता है कि प्लेटलेट्स अगर डाउन होने लगती हैं तो उस दशा में कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। उस ब्लीडिंग से कैसे बचा जा सकता है और प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो कौन सी स्टेज पर आकर ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है? एक सवाल डॉक्टर दिनेश जी मैं आपसे करूंगा। अब खान पान को लेकर जिक्र किया, इम्यून सिस्टम को लेकर आयुर्वेद लगातार एक बात करता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मरीजों की भी हमें एक वर्गीकरण करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि कौन सा मरीज क्या खाए, कौन सा मरीज क्या ना खाए। तो वात पित्त कफ दोष के आधार पर डेंगू का कोई मरीज है तो उसके लिए आपके हिसाब से डाइट चार्ट क्या होना चाहिए? देखिए, अगर किसी मरीज को डेंगू डायग्नोस हो गया और उसके बाद वही बात इम्यूनिटी बूस्टर की आती है, प्रतिरोधक क्षमता, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो उसमें हम काढ़ा, उसको आपने कोविड काल में भी देखा होगा, ये तो कोविड काल में गिलोय घनवटी उसका काढ़ा पीते थे लोग। तो उसमें हम
काली मिर्च ले लेंगे, हम्म, सौंफ ले लेंगे, जी। सौंठ ले लेंगे, सौंठ, सूखी अदरक, हम्म, तुलसी ले लेंगे। इसका चाय की जगह पे इसका काढ़ा बना के हम सुबह पी सकते हैं। हम्म, तो जैसे सुबह चाय पीते हैं आदमी अखबार पढ़ते हुए, या कुछ फीवर होगा तो अखबार तो नहीं पढ़ेगा वो, हम्म, जो आदमी को लग रहा है कि भाई मैं बुखार हूँ, तो चाय की जगह वो काढ़ा पी सकते हैं। जी। पपीते के पत्तों का सब रस है, पपीते के पत्ते होते हैं, उसको कूट के उसका पानी निकाल के, हम्म, और इसमें इस रोग में विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो इसमें आंवला जो है ना वो अच्छा एक ड्रग ऑफ चॉइस है। हम्म, और उसमें जब हम ज्वर चिकित्सा की बात करते हैं आयुर्वेद में, तो इसको मैंने पहले ही बताया कि दंडक ज्वर का है, वात श्लेष्मी वात कफ प्रधान ज्वर का है। हम्म, तो इसमें षडंग पानी है, 6 चीजें उसमें मिलती हैं, तो उसका पानी जैसे नागर मोथा है, पित्त पापड़ा है, खसखस है, चंदन है, सौंठ है, उड़ीचे है, ये षडंग पानी है, ये इजिली अवेलेबल है, हमारी किचन ही हमारा डॉक्टर है। हम्म, तो उसमें हम चीजें जो मिला के इसको थोड़ा सा 50-50 ml पेशेंट को हम हम्म, दे सकते हैं। हम्म। तो अंतराल, साफ पानी, थोड़ा सा हाँ, अंतराल भी आप बताएं कितने कितनी देर बाद देना है। दूसरा, रोगी की जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, जैसे आयुर्वेद में कहा कहा जाता है कि तीन तरीके का तीन दोष व्यक्ति के शरीर में होते हैं, जैसे आपने बताया। किसी में अगर पित्त दोष की मात्रा ज़्यादा है, किसी में अगर वात दोष ज़्यादा है, कफ की मात्रा किसी में ज़्यादा है, तो उस दशा में ये जो काढ़ा आपने बताया, क्या ये किसी मरीज को ज़्यादा हीट की कंडीशन में तो नहीं लेकर आएगा, गर्म तो नहीं रहेगा? और अगर पित्त नहीं दोष ज़्यादा है तो उसके लिए किस तरीके से उसको लेना चाहिए? नहीं, इसमें कोई इसमें हम पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से चिकित्सा करेंगे, हम्म, प्रकृति कौन सी है, जी। वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, या वात पित्त प्रकृति है, या पित्त कफ प्रकृति है, वात कफ प्रकृति है। हम्म, प्रकृति के हिसाब से डोज डिसाइड हो जाएगी, इसमें कोई ज्यादा इसमें वो कोई वो नहीं है, वो हम्म, प्रकृति कैसे है और उसका एक स्ट्रक्चर कैसा है, और हम्म, इसमें उसकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, या वो प्रमेय रोग डायबिटीज तो नहीं है उसको, हम्म, या कोई उसकी इम्यूनिटी एक्वायर्ड तो नहीं है। तो हम्म, इस हिसाब से डोज वही मैंने बताया, जैसे दर्शन स्पर्शन पेशेंट को देखेंगे, क्लिनिकली भी देख लेंगे, हम्म, क्योंकि आज का गूगल का जमाना, बिल्कुल। गूगल गुरु। हम्म, तो पर लेकिन हमारा आयुर्वेद जो है प्रश्न चिकित्सा में, दर्शन में, स्पर्शन में, हमें पेशेंट को देख के और उससे बात करके, उसकी क्लिनिक कंडीशन देख के, उसको असेस करके, हम्म। उसकी इवेल्युएट करके, उसी हिसाब से हमें चिकित्सा बनती है। बिल्कुल, ये अहम और बात आपने बताई है। जी, जी, बोलिए। हम्म, उसी हिसाब से हम आगे हम्म, उसका स्पेसिफाई करेंगे हम्म, कि, और इसमें एक लंघन चिकित्सा, थोड़ा भूखा रहना, लंघन चिकित्सा, हम्म, वो हमारे शास्त्रों में भी कहा है, लंघन चिकित्सा इसमें काफी उपयोगी रहेगी, जी। और उसमें बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, और हम्म, बॉडी को इम्यूनिटी की बढ़ेगी, इम्यूनिटी बूस्ट, चाहे वो, हम्म, अब इसमें हम पेशेंट को हम गिलोय का काढ़ा भी देंगे, इसमें पेशेंट को पपीते का रस, और इसमें बकरी का दूध का भी रिजल्ट मिला है, जो प्लेटलेट काउंट से, हम्म, बकरी का दूध आपने सुना भी होगा बिल्कुल। अखबारों के माध्यम से और उसके माध्यम से, हम्म, वो थोड़ा मिलना थोड़ा दुर्लभ है, पर हम्म, लेकिन उसके भी रिजल्ट देखने में काफी हद तक मिले हैं। हम्म, और मरीज को, रोगी को देख के, वही हमारा स्वास्थ्य रक्षण आतो विकार प्रश्न है, हम्म, रोगी को के रोगी को ये डिजीज है, हम्म, और स्पोर्टिव ट्रीटमेंट हम अगर चला रहे हैं, उसमें जी। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं, और उसको उसकी प्रकृति के अनुसार दे रहे हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है। रोगी की प्रकृति कैसी है वो देखना ज़रूरी है, उसका इम्यून सिस्टम कैसा है ये भी देखना ज़रूरी है। डॉक्टर से सलाह किए बिना, डॉक्टर से मिले बिना जो भी नुस्खे आप लोगों को बताए जाते हैं वो अपने तरीके से आप ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप सुनकर अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, लेकिन डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें अगर आपकी स्थिति ख़राब धीरे धीरे होती चली जा रही है। तो डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा सवाल कि प्लेटलेट्स को लेकर एक लोगों के मन में भ्रम रहता है कि आखिर इसका काम क्या होता है। बहुत से लोगों को पता नहीं है, डॉक्टर कह भी देते हैं कि आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं, तो लोग इग्नोर कर देते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। और इसके साथ साथ डेंगू जैसे बुखार में ये कितना अहम रोल अदा करती हैं? देखिए, प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर में होती हैं, जिनकी की नॉर्मल मात्रा हम जिसको कहें कि 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए नॉर्मल। हम्म, तो प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे शरीर में कहीं भी कुछ भी इंजरी हो, हम्म, वहाँ पे खून को रोकना। हम्म, जैसे ही हमारे शरीर में कहीं भी टूट-फूट होती है, कोई भी इंजरी होती है, कोई भी वियर एंड टियर होता है, वहाँ पे प्लेटलेट्स जाके चिपक जाती हैं, जिससे हम्म, ब्लीडिंग नहीं होती। हम्म, जी। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स बननी कई बार कम हो जाती हैं, टूटना ज़्यादा स्लो हो जाती हैं, और इवन प्लेटलेट डिसफंक्शन बोलते हैं, जिसमें कि प्लेटलेट्स की
जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल होती है, लेकिन वो अपना जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। तो डेंगू में ये तीनों ही चीजें देखने को मिली हैं कि प्लेटलेट्स का कम होना, प्लेटलेट्स का ज्यादा टूटना और प्लेटलेट डिसफंक्शन। प्लेटलेट का अपना नॉर्मल फंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। जी। तो जो भी पेशेंट डेंगू के हैं, उनको अपना जो प्लेटलेट्स है वो लगातार जब तक वो बढ़नी स्टार्ट नहीं होती तब तक उन्हें जांच जरूर करवानी चाहिए। स्टार्टिंग में क्या होता है कि प्लेटलेट्स जब तक फीवर रहता है यूजुअली 2-3 दिन तक प्लेटलेट्स नॉर्मल रहती हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स कम होना स्टार्ट होती हैं। तो अगले 5 दिन जो है ना वो प्लेटलेट्स कम होती हैं, और कम होते होते कई पेशेंट्स की वो प्लेटलेट्स काफी कम आ जाती हैं, 20-30, इवन कईयों की 10,000 तक भी आ जाती है, उससे नीचे भी चली जा सकती हैं। तो आमतौर पर जो प्लेटलेट्स हैं 10,000 से ऊपर प्लेटलेट्स जो हम नहीं चढ़ाते हैं, अगर पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग अगर नहीं है तो। अगर कहीं पेशेंट को ब्लीडिंग है तो उस केस में चाहे प्लेटलेट्स की कितनी भी क्वांटिटी हो तो उस टाइम पे प्लेटलेट्स देनी पड़ती हैं। अगर ब्लीडिंग कहीं से है जो कि लगता है कि हमें ये ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, और अगर प्लेटलेट्स 10,000 से ऊपर हैं, पेशेंट को कहीं ब्लीडिंग नहीं है, पेशेंट हमें स्टेबल लग रहा है, तो उस केस में हम प्लेटलेट्स नहीं देते हैं, हम वेट करते हैं ताकि प्लेटलेट्स अपने आप शरीर में बढ़े। अचानक से तो प्लेटलेट्स डाउन होती हैं फिर, या धीरे धीरे करके ऐसा होता है? क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दिन में भी हजारों की मात्रा में प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं एक साथ? देखिए, प्लेटलेट्स स्टार्टिंग में थोड़ा सा जब तक फीवर रहता है उस टाइम पे प्लेटलेट्स ज्यादा नहीं गिरती हैं, लेकिन बाद में प्लेटलेट्स कई बार बड़ी तेजी से गिरती हैं। अगर आज आपकी प्लेटलेट्स 1 लाख है तो हो सकता है कि शाम तक वो 50,000 रह जाएं, हो सकता है कल तक 20,000 रह जाएं। तो एक बार प्लेटलेट्स बड़ी जल्दी से गिरती हैं, लेकिन एक बार प्लेटलेट्स स्टेबल हो जाएं, जैसे आज मान लीजिए कि आपकी प्लेटलेट्स 20,000 हैं, अभी शाम को आपने देखी तो वही 20,000 या 19,000 के आसपास है, तो मान लीजिए कि आपकी प्लेटलेट्स कहीं ना कहीं स्टेबल हो गई, उसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जी। लेकिन आपको इस लगातार नजर रखनी पड़ेगी कि प्लेटलेट्स 10,000 से नीचे ना चली जाएं या फिर कहीं से ब्लीडिंग ना हो जाए। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है तो उस टाइम प्लेटलेट्स स्टार्ट कर देनी पड़ेंगी। और उसके लिए अगर प्लेटलेट्स आपकी काफी कम है, जैसे 20,000 से नीचे हैं, तो मेरा मानना ये है कि हम प्लेटलेट्स अरेंज करके रखें, अगर जरूरत पड़े तो हम, ताकि पेशेंट्स को टाइम पे दे सकें। और उसको आइडली हॉस्पिटलाइज होना चाहिए अगर पेशेंट्स की किसी की प्लेटलेट्स 20,000 से कम है, प्लेटलेट्स उसकी पेशेंट की कंडीशन भी थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो आइडली उसको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए और कांस्टेंट उस पर नजर रखनी चाहिए ताकि प्लेटलेट्स जरूरत पड़ने पर उसको दे सकें। खान पान को लेकर जैसे बात हम कर रहे थे, आपने प्लेटलेट्स को लेकर बताया कि कितनी संख्या उनकी होनी चाहिए, और अगर ब्लीडिंग नहीं है तो फिर किस मात्रा से नीचे प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है? 10,000 से नीचे अगर होता है तो फिर ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज धीरे धीरे अगर स्टेबल हो रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। खाने पीने को लेकर मैं बात कर रहा था, इसमें अंतराल का मैं जिक्र आपसे करना चाहूँगा। गैप बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी बीमारी में। अगर डेंगू किसी को हो गया, डायग्नोस हो गया है, तो फिर उसको खान पान को लेकर जो खाने का एक अंतराल है, गैप, कुछ भी खाए पिए, लेकिन उसका गैप कितने घंटे के बाद होना ज़रूरी है? देखिए, इसमें ज्यादातर पेशेंट्स की जो कंप्लेंट रहती है वो ये रहती है कि थोड़ा सा खाते ही उनको जैसे उल्टी जैसा रहना, या फिर कईयों को पेशेंट्स को काफी उल्टी आती है, कुछ भी खाएंगे उल्टी कर देंगे। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या है कि थोड़ा थोड़ा और फ्रीक्वेंट खाने की जरूरत है, और थोड़ी थोड़ी देर में फ्लूइड्स लेने की जरूरत है। भले ही पेशेंट्स अगर 1-2 दिन ना भी खाए उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फ्लूइड्स है वो उसको कंटिन्यूस लेने चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में लें, जिससे कि अगर आपने अभी लिया है तो आधे घंटे में या घंटे में आप जरूर रिपीट करें फ्लूइड्स। जी। दूध का आपने जिक्र किया, दूध कितना महत्वपूर्ण है? लस्सी जैसा आपने जिक्र किया, लस्सी पी सकते हैं बुखार में। अक्सर कहते हैं कि बुखार में लस्सी नहीं पी सकते हैं, लेकिन क्या छाछ, लस्सी का सेवन सही रहता है? और दूध के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये रोगी को, मरीज को कब सही समय उसके लिए पीने का रहना चाहिए? एलोपैथी में लस्सी, दूध, कोई भी चीज हम ये नहीं मानते कि कोई चीज नहीं देनी है जब तक कि किसी पेशेंट को दूध से एलर्जी ना हो। मेरा मानना ये है कि लस्सी एक बहुत ही अच्छा एक तरल पदार्थ है जो कि हर घर में मिलता है, जो कि पेशेंट को भी इजीली डाइजेस्ट होता है। जी। तो ऐसा लगता है कि पेशेंट अगर पर्याप्त मात्रा में लस्सी का सेवन करे तो उसे काफी हद तक उसको फ्लूइड्स की कमी नहीं होगी, और उसका खाने पीने का भी ठीक बना दे। ठीक है। डॉक्टर दिनेश जी, अब ये लस्सी वाली लस्सी वाला सवाल मेरा आपसे भी है। आयुर्वेद में खट्टे पदार्थों का परहेज बताया जाता है, तो क्या डेंगू में भी दही, लस्सी, छाछ जो है वो आप जो दवाएं देते हैं,
दवाएं जो कोई व्यक्ति ले रहा है, उन दवाओं के साथ क्या ये माफिक रहेंगी, सूट कर पाएंगी रोगी को? देखिए, डॉक्टर विजेंद्र मेरे बड़े भाई हैं, हम्म। और ये मैं तो एक आयुष का एक आदमी हूँ। आयुष की बात करूंगा कि इसमें हमारे ऋतुचर्या के हिसाब से, चाहे ऋतु हमारी 6 ऋतु मानी गई है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, जी। ग्रीष्म, बसंत, और इस तरह से 6 ऋतु मानी गई है। तो 6 ऋतु के हिसाब से हमारा खान पान। हम्म। अगर आप जौ का सत्तू या छाछ जो जिसको बोल देते हैं देसी भाषा में, हम्म। गर्मियों में लेंगे, दिन में लेंगे तो आपका फायदा, शाम को लेंगे तो उसका वो यू कैन नॉट टेक, यू शुड नॉट टेक। हम्म। तो कहने का मतलब है कि ऋतु के हिसाब से अगर हम इसमें, एक आदमी को डेंगू हुआ, अगर शाम को उसको हम छाछ में हमारा ये परिहार्य विषय है, हम्म। तो इसमें अगर हम दूध पेशेंट को देना है तो दूध में थोड़ी हल्दी डाल के और गाय का देसी घी डाल के उसको दे सकते हैं। हम्म। और छाछ की बात है, संध्या काल में छाछ का वैसे भी, वर्षा ऋतु में तो प्रकोप वैसे भी ज्यादा रहता है हम्म। हर चीज का, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वायरस है, वर्षा ऋतु में प्रकोप ज्यादा रहता है। जी। ग्रीष्म ऋतु में एक होता है अदान काल, एक विसर्ग काल। अदान काल में क्या होता है कि भाई जो चंद्रमा, जो सूर्य का जो है ना प्रकोप ज्यादा रहता है। विसर्ग काल में भी चंद्रमा का प्रकोप ज्यादा रहता है। तो ये मून और सनशाइन को देखते हुए भी काफी चीजें हैं। तो छाछ का तो हम निषेध करते ही हैं हम्म। बात, लेकिन हाँ और बहुत चीजें उसमें दें। जैसे आप डॉक्टर साहब ने बताया कि भी अगर प्लेटलेट्स काफी डाउन है तो इसमें हमने अभी बताया षडंग पानी, 6 चीजें हैं वो हम दे सकते हैं। और उसके हम उसका चाय जो काढ़े के रूप में एक चाय बना के दे सकते हैं, गिलो का काढ़ा दे सकते हैं, दशमूल को आप दे सकते हैं। तो ये चीजें, पर इसमें हमारे आयुर्वेद में ऋतुचर्या के हिसाब से जिस ऋतु में जो डिजीज हुई है उसको ध्यान में रखते हुए हम आहार निर्धारित करते हैं। जी, बिल्कुल ऋतु चक्र के हिसाब से आयुर्वेद आहार की बात करता है। अब एक सवाल डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी मेरा आपसे, कि ये जो बुखार है गर्भवती महिलाओं को लेकर मैं जानना चाहूँगा, क्या उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना खुद के लिए बेहतर है, साथ साथ HB काउंट की बात करें तो उसको लेकर भी थोड़ा रिस्क हो जाता है। उनको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि डेंगू किसी प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा इफेक्ट करता है। वो भी हमारे लिए एक दूसरे पेशेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं उनको, उनके लिए कोई अलग से कोई सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि डेंगू उनको कोई ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत है नहीं। अब पानी को लेकर, जल भराव को लेकर, जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी कि अपने आसपास पानी ना खड़ा होना दे। अमूमन कितने दिन में ये लार्वा पनप जाता है? साफ पानी में पनपता है ऐसा माना जाता है, दिन में ही इसका मच्छर काटता है। और अगर घुटने से नीचे काटने की बात होती है, क्या ये चीज़ें साइंटिफिक तौर पर बिल्कुल पुख्ता हैं, ताकि लोग थोड़ा सा अवेयर हो पाएँ? सब कन्फर्म हो चुका है डॉक्टर विजेंद्र? देखिए देखिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो भी साफ पानी हमारे घर के आसपास इकट्ठा होता है, इसमें लार्वा पनपता है। इसमें कि 3-4 दिन लग जाते हैं उसको। और मच्छर का जहां तक काटने का है, हाँ वो ज्यादातर नीचे काटता है, क्योंकि ज्यादातर नीचे उसको ऐसी जगह मिल जाती है काटने की, जैसे कि पाँव पे हमारा सॉक्स नहीं पहनी होती और जूते नहीं पहनते हम लोग। अदरवाइज ये कहीं भी काट सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाँव के नीचे ही काटेगा। ये पेशेंट्स की हाथ पे काट सकता है, फेस पे काट सकता है, कहीं भी काट सकता है। और कोशिश ये रखनी चाहिए कि अगर आपको पूरे कपड़े पहन के रखें, और जहाँ भी क्लोथ्स नहीं है वहाँ कोई मॉस्किटो रिपेलेंट कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं, ताकि हम मच्छर के काटने से बच सकें। मच्छरदानी का जिक्र होता है, मच्छरदानी लगाकर रखें। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा उनके चिंता रहती है, ध्यान नहीं रखते हैं, ढककर नहीं रखते हैं खुद को, तो रात को सोते टाइम क्या ये मच्छर काट लेता है? रात को भी काट सकता है? इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, ये मच्छर दिन में काटता है ज्यादातर। ये सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम काटता है, जिस टाइम धूप ज्यादा नहीं होती है। और ये मच्छर रात को नहीं काटता है। तो इसलिए रात को आप मच्छरदानी जो भी लगाते हैं वो दूसरे मच्छरों से आपको बचाएंगे। और डेंगू का मच्छर यूजुअली रात को नहीं काटता है, ये सिर्फ दिन के टाइम काटता है। अगर बच्चे दिन में सोते हैं तो आप दिन में मच्छरदानी लगाएं, जिससे कि डेंगू के मच्छर। अब एक सवाल मेरा आपसे डॉक्टर दिनेश जी, के आमतौर पर बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं, हम ध्यान भी रख लेते हैं, जैसे घर में कूलर का पानी हमने निकाल दिया है, हमने अपने पेट्स के लिए कहीं पर कुछ पानी रखा हुआ है, उसको हम नियमित तौर पर साफ़ कर देते हैं,
इसके अलावा और भी कई जगह ऐसी होती हैं, लेकिन एक आध जगह ऐसी होती है, जैसे फ्रिज की बात हम कर लेते हैं, फ्रिज के नीचे एक ट्रे होती है, उसमें पानी कई बार धीरे धीरे जमा होता है, तो क्या वहां पर भी ये लार्वा पनप सकता है? टेम्परेचर की बात मैं करूंगा, वहां तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्या वहां रिस्क है या बहुत ज्यादा रिस्क वहां पर नहीं है? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से हम्म। एक घर में तुलसी का पौधा हम्म। या हरित की हल्दी का पौधा, जी। तुलसी का पौधा अगर आपके, जैसे इसको पहले साइंटिफिक रीजन है, घर में इसकी पूजा भी होती है, हम्म। और इसका तुलसी का पौधा जहाँ पे होगा वहां पे मच्छर कम आएंगे। हम्म। आप इसकी अगर थोड़ा पीछे जाएं, गांव में देहात में, जब एक औरत को डिलीवरी होती थी तो उसके घर के बाहर धुआं धुआं कर देते थे, और सामने नीम के पत्ते, जो है नीम के पत्ते लगा देते थे। और तब ये एसी का और कूलर का कंसेप्ट ही नहीं था, जी। तो एसी भी नहीं चलते थे, कूलर भी चलते थे, और उनको एक धूमपान कर रहे थे, वो मेडिसिनल धूमपान था कि धुआं था। और तो घर में अगर आप तुलसी का पत्ता, आप गमलों में भी तुलसी ले सकती है, बाहर भी ले सकती है। आजकल जगह ही कम है, लोग फ्लैट का कल्चर बढ़ गया है, तो फ्लैट में आप एक अपने गमले में एक तुलसी का पौधा लगा लें या हल्दी का पौधा लगा लें। और अगर वो भी आपके पास है, किचन में भी आपका किचन प्लांट है, तो वहां पे लगा लें, तो मच्छर बहुत हद तक, जो मच्छर है वो घर में एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो तुलसी का भगवान की तरह उसको पूजा है, तो तुलसी का एक साइंटिफिक रीजन ये भी है, जो उसको धर्म से जोड़ा गया है, तुलसी की पूजा होती है कि तुलसी जिस घर में होगी उस घर में मच्छर रोग कम होंगे। जी। नीम के पत्ते, आप जो नीम के पत्ते हैं, जैसे बच्चा है, बच्चे को पहले पूरे कपड़े ढक के रखें टांगों से नीचे, जैसे निक्कर बच्चा पहने तो उसको पैंट पहना दें या उसको लोअर पहना दें। और रात को जो है, जिसको दुर्गंध वाले, जो है दुर्गंध जिसमें नीम है, नीम से दुर्गंध बढ़ती है, तो कोई ऑयल है जिसमें स्मेल आती है, तो मच्छर भी उससे इरिटेट होता है। तो वो तेल, नीम के पत्ते भी अगर रख के सो जाएंगे, बच्चा रख के दिन में अगर सो रहा है, तो बच्चा स्कूल से आया, बच्चे ने बैग रख के बच्चा सोया, तो वो भी रखे, नीम घर में होगा, तुलसी घर में होगी, तो ये मच्छर कम घर में आएंगे। ये आप शास्त्रों में शास्त्रोक्त भी है, और ये साइंटिफिक भी है। तो ऐसी चीजें जो घर में रखें जिस हिसाब से कि मच्छर जो है वो आपको एंटर ही ना करे, और मच्छर से आपका बचाव भी हो सके। बिल्कुल। और वर्षा ऋतु में इसका मच्छर का प्रकोप ज्यादा रहता है, तो इस करके नीम, और इवन के धूमपान जैसे नीम हो गया, उसके बाद नीम के पत्ते हो गए, उसको सुखा के आप उसका एक वो लगा के उसके धुआं घर में कर सकते, जैसे फॉगिंग कह देते हैं, फ्यूमिगेशन कह देते हैं। तो इस हिसाब से अगर ये पत्ते जो प्राकृतिक रूप से जो ये हैं, तो वो घर में होंगे, तो मच्छर पनपेगा भी नहीं, और मच्छर का घर में निवास भी नहीं होगा। जी, मच्छर का घर में निवास नहीं होगा, मच्छर नहीं पनपेगा। डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, अब एक सवाल ये कि कौन से डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको ये ज़्यादा प्रभावित कर सकता है? जैसे देखा जाता है कि टायर पंक्चर वाले होते हैं, वो कई बार इसके ज़्यादा टारगेट होते हैं। जलदाय विभाग की बात कर लेते हैं, वहाँ भी आसपास पानी भरा रहता है। तो ये इन इन तमाम जगहों पर काम करने वाले जो लोग हैं, मोटे तौर पर ज़्यादातर केसेस कहाँ से ज़्यादा ये मामले सामने आते हैं, और ख़ासकर इन्हीं चार महीनों में ही क्यों सामने आते हैं? देखिए, जो डेंगू का जो वायरस है वो सबसे ज्यादा इसी मौसम में एक्टिवेट होता है। और इस मौसम में बारिश होती है, बारिश के बाद पानी भरता है, पानी भरने के बाद जो है डेंगू का मच्छर मच्छर ज्यादा पैदा होता है। और ये नहीं है कि किसी खास प्रोफेशन को ये बीमारी ज्यादा होती है। कि जहाँ भी पड़ाके वाला एरिया है, जहाँ भी पानी ज्यादा रुकता है, जहाँ भी मच्छर की जो फैलने की ज्यादा चांसेस हैं, ये उस एरिया में सबसे ज्यादा होता है। जहाँ भी खुला एरिया है, जहाँ पानी कम भरता है, बारिश का रुकता कम है, तो ऐसे एरिया में कम होता है। तो नहीं है कि किसी प्रोफेशन में। जैसे पानी खड़ा रहता है, जैसे डिग्गी है, हमारे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, वहाँ तो पानी हमेशा ही जमा रहता है, तो क्या वहाँ ये इस तरीके की दिक्कतें नहीं आती है, या सर बरसात के सीज़न में ही इसकी दिक्कतें ज़्यादा आती हैं? बरसात के पानी में ही ये होता है, या फिर कहीं पर भी इसका जो है विकास, डेवलपमेंट हो सकती है? डेंगू के मच्छर की बात करें, और जो डिग्गी पानी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसके आसपास के लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है क्या? देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि जहाँ भी ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे पानी रखा जाता है, ऐसे में मतलब
वो ज्यादातर क्या करते हैं, ऐसी कोई मतलब वो दवाइयाँ छिड़कते रहते हैं जिससे कि मच्छर उस पानी में ना पैदा हो। जी, बिल्कुल तो ये। वो खास ध्यान रखते हैं इस चीज का कि हम्म। जो भी पौंड भरे हैं जिनमें कि मच्छर ये ना पनपे, जी। ऐसी जगह पे ज्यादा होता है ये ज्यादातर इस जो भी अगर आपको डेंगू का मच्छर किसी और सीजन में मिलता है, जैसे कि जनवरी में मिलेगा या फरवरी में, मार्च में मिलेगा, हम्म। उस टाइम ऐसा नहीं है कि एडिस मच्छर नहीं पाया जाता, उस टाइम भी मिल जाते हैं कई बार ऐसी जगह पे छिपे तो काट भी जाते हैं। तो उस टाइम पे ज्यादातर वायरस एक्टिव नहीं होता, उस हम्म। टाइम आपको ज्यादा करने की चांसेस नहीं। बिल्कुल, बरसात के दिनों में ही ज़्यादा एक्टिव ये रहता है और इन 4 महीनों में, 3-4 महीनों में ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी महीने में आप ध्यान ना रखें, क्योंकि डेंगू का मच्छर किसी भी मौसम में हो सकता है। पर अहम ये है कि हमको सावधानी रखनी है, अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है। बरसात के सीज़न में पानी कहीं पर जमा हो गया, वहाँ पर किसी तेल का छिड़काव, जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल का छिड़काव हम कर सकते हैं। और अपने घर में जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर 4-5 दिन से लगातार पानी भरा हम रखते हैं, उनको हम नियमित तौर पर खाली करते रहें। इससे बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है घर के दरवाजे, खिड़कियाँ समय रहते हम बंद कर दें, ताकि अंदर मच्छर ना घर कर पाएँ। तमाम जानकारी हमने कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर्स की मदद से पहुँचाने की कोशिश की। इसके लिए डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज डेंगू पर हम विस्तार से बात कर रहे थे। खाना पीना क्या रखना, ये भी डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बताया कि इसमें भूख थोड़ी कम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें। डिहाइड्रेट ना होने दें खुद को, अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। अगर पानी की कमी होती है तो फिर दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है। और बुखार आपको है पिछले 2-3 दिन से और आपको दिक्कत हो रही है, जो लक्षण बताए गए ऐसा नज़र आता है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। हालांकि 5 दिन बाद इसकी रिपोर्ट नेगेटिव या पॉजिटिव आती है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन लक्षण ऐसे दिखते हैं तो फिर डॉक्टर का सलाह मशवरा लेना ज़रूरी है। नहीं तो फिर डेंगू में जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं तो ऐसी दशा में स्थिति क्रिटिकल हो सकती है। और इस मौसम में खासकर ये महीना और आने वाले कुछ दिनों और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।